Now we discuss about modern trend in sports training. मॉडर्न ट्रेंड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मीन्स ये है कि इस आधुनिक समय में, आज के समय में क्या क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशन है जो जिसके अंदर मॉडिफिकेशंस हुए हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया है, टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई किया गया है, या वो रूल्स रेगुलेशंस, उस रूल्स रेगुलेशन में मॉडिफिकेशंस हुए हो। बहुत सारे, जैसे क्रिकेट की बात कर लीजिए, फुटबॉल में जीएलटी की बात होती है, गोल लाइन टेक्नोलॉजी की, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है। या गोल्फ की बात कर लीजिए, कबड्डी में कुछ मॉडिफिकेशन हुए, खो खो के रूल्स में कुछ मॉडिफिकेशन हुए, क्रिकेट है। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप पीपीटी में आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रेजेंटेशंस के जो रिव्यू दिखाए गए कि इन इन एरिया में हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी या स्किल्स को अपग्रेड किया गया है। जैसे पहला पॉइंट है, स्पोर्ट्स की बात करें कि फंडामेंटल फैक्ट्स एंड उसके फिगर्स क्या है। मतलब ये है कि ये तो एक बेसिक चीज है कि किसी स्किल्स को या किसी टेक्निक को जो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं उसका बात कर रहा है कि वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसमें कुछ भी, जैसे क्रिकेट में अंपायर की बात कर लीजिए, फुटबॉल में गोल लाइन, गोल जजेस की बात कर लीजिए, इस टाइप का, मतलब बेसिक चीज है। इसके बाद टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, टेक्नोलॉजी, उसके फंडामेंटल एंड बेनिफिट्स। तो इसी टेक्नोलॉजी की जो मेन चीज है जिसने स्पोर्ट्स को एक मॉडर्न ट्रैक पे लेकर आया, एक मॉडर्न सिस्टम को जनरेट किया, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से ही, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें, तो आप देखते होंगे कि तकनीकी किस तरह से पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को किस तरह से अपग्रेड कर दिया, किसी पूरे वर्ल्ड को किस तरह से चेंज कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया, पूरा वर्ल्ड अपग्रेड हो रहा है, तो स्पोर्ट्स भी एक पार्ट है, स्पोर्ट्स भी इसका एक हिस्सा है। तो स्पोर्ट्स में भी मॉडिफिकेशन होना, स्पोर्ट्स में भी के रूल्स, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, ये नेचुरल चीज है। तो टेक्नोलॉजी की बात, जैसे फुटबॉल में एक जीएलटी टेक्नोलॉजी आई है। जीएलटी टेक्नोलॉजी को बोला जाता है गोल लाइन टेक्नोलॉजी। गोल लाइन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आर यू लिसन मी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर। गोल लाइन टेक्नोलॉजी, आप लोग भी पढ़े होंगे, क्रिकेट में भी बहुत सारे टेक्निक आई है। फुटबॉल में जीएलटी की मैं बात कर रहा था कि जीएलटी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। जीएलटी में क्या होता है, बॉल जो होती है, बॉल में एक एक चिप लगा होता है। आप बहुत जगह देखे होंगे जो वो होती है, जो डायरेक्ट वो उसमें फिजिकल पैटर्न पे जो भर्तियां होती हैं, जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, तो जो एथलीट दौड़ते हैं उसमें जो रनिंग करते हैं, उनके पैर में, उनके जूते में एक चिप लगाया जाता है, और एक एक पॉइंट होता है जहां पे एक सेंसर लगा होता है। तो आप देखते होंगे, आप हो सकता है किसी लोग, कुछ लोग परिचित होंगे, मैं ऐसे कई जगह जी देखा। तो उसमें क्या होता है, वो पहले ही वो इंडिकेशन कर देते हैं कि आप रनिंग करते हुए जाएंगे, और उसका डिस्टेंस भी इतना होता है कि आपका एक पैर पड़ जाएगा। मतलब आप मान के चलिए, उसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ 3-4 फीट की होती है, 4 फीट की, तो आपका पैर उसमें पड़ ही जाएगा अगर नेचुरल मोड में आप रनिंग करते हुए जाएंगे। तो फिर भी वो एक बार वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो उसका पैर जैसे ही उस सेंसर पे पड़ता है, जैसे ही उस पट्टी पे पड़ती है, वो तुरंत जो चिप लगी होती है वो स्कैन कर लेता है, और वो शो कर देता है कि इसका एक राउंड हो गया, इस खिलाड़ी का एक राउंड हो गया, इस एथलीट का एक राउंड हो गया। सेम इसी पैटर्न पे फुटबॉल में जीएलटी होता है। फुटबॉल में जो गोल का प्रोसेस है, जो गोल होने की टेक्निक्स है, आप देखते होंगे जो रेफरी होता है, फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें ये माना जाता है कि रेफरी को कम से कम 45 मिनट के ड्यूरेशन में 9 से 10 किलोमीटर तक वो दौड़ता है। और सॉरी, 45 नहीं, 45 के 45 के 2 हाफ्स होते हैं, यानी 90 मिनट्स के ड्यूरेशन में एक फुटबॉल का जो ऑफिशियल्स होता है, जो मेन रेफरी होता है, वो कम से कम 9 से 10 किलोमीटर रनिंग करता है।
अब सपोज दैट जो रेफरी है, मेन रेफरी है, वो सेंटर पॉइंट पे है, सेंटर लाइन में है, और डिफेंसिव या अटैकिंग टीम के साइड गोल हो जाता है। और गोल वैसा होता है कि बॉल किसी ने शूट किया और बॉल गोल पोस्ट में लगी, गोल पोस्ट लगने के बाद जो गोल लाइन है, उस गोल लाइन के इनर एरिया को टच करते हुए या गोल लाइन के अंदर से टच करते हुए बॉल बाहर चली जाती है, तो क्या खिलाड़ी सेंटर लाइन से जज कर पाएगा? नहीं हो पाता है। फुटबॉल में पहले क्या होता था, गोल जजेज होते थे, गोल के पास एक जज होता था जो ये बताता था कि नहीं हाँ एक्चुअल में गोल हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे कई केसेस हुए कि बॉल जो होती है वो डाइवर्ट होकर के वो गोल लाइन के अंदर, वो उसकी क्या नाम है, बॉल गिरती है और फिर वो गोल के बाहर हो जाती है। फुटबॉल का जो रूल्स है, फुटबॉल का जो लॉ है वो ये है कि इफ बॉल, अगर बॉल गोल लाइन के अंदर, गोल पोस्ट के अंदर गोल लाइन को कंप्लीटली क्रॉस कर जाए, आपको पता है 5 इंच की लाइन होती है, यानी 12 सेंटीमीटर चौड़ी लाइन होती है फुटबॉल में, तो उस 12 सेंटीमीटर की जो लाइन है उसको कंप्लीटली क्रॉस कर जाए, उस कंडीशन में गोल होता है। तो किसी ने शूट किया और गोल पोस्ट में बॉल लगी और गोल लाइन के अंदर गिरी और फिर वो बाहर आ गई बॉल, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में वो जज नहीं हो पाता है, वो रेफरी जज नहीं कर पाता है कि गोल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक टीम का डिसएडवांटेज हो गया। तो इस चीज को कंफर्मेशन करने के लिए फीफा ने क्या किया कि कुछ जो फुटबॉल के जो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट हैं उनकी टीम बनाई, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मॉडर्न सॉफ्टवेयर हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल करिए, उसका यूज करिए और इसका कोई सोल्यूशन निकालें। तो उसमें सोल्यूशन यही निकाला गया कि जो बॉल होती है फुटबॉल, उसके अंदर एक चिप लगाया जाता है, और जो आपका गोल पोस्ट होता है और जो गोल लाइन होती है उस पर सेंसर लगा होता है। वो सेंसर क्या करता है, जैसे ही बॉल अगर गोल लाइन के अंदर जाती है और उसको जज करने के लिए, जैसे आप लोग देखते होंगे एक छोटी सी वॉच आती है, घड़ी आती है, ये क्या नाम है, जो जिससे स्टेप वगैरह मापते हैं, जिसे बीपी, और ये क्या नाम है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच। हाँ स्मार्ट वॉच आती है, इसी टाइप की एक वॉच रहती है। उसमें तुरंत लिख के गोल और नो गोल बस इतने लिख के आता है। वो जैसे ही बॉल वो गोल लाइन के अंदर गिरेगी, वो तुरंत उसके, वो जो घड़ी होती है, फर्स्ट ऑफिशियल जो होता है, फर्स्ट रेफरी, जिसको रेफरी बोला जाता है, वो तुरंत देख लेता है, उसमें तुरंत लिख के आ जाता है गोल, अगर नहीं होगा तो लिख के आ जाएगा नो गोल। तो ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको जीएलटी बोला जाता है। इसी तरह से क्रिकेट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट में तो बहुत ही मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई। तो इस तरह से हम बात ये कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स साइंस एंड स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग। स्पोर्ट्स साइंस का मतलब ये है कि खेल विज्ञान, या स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग का मतलब भी यही है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी या साइंस के सहारे किसी रूल्स का, किसी हम कह सकते हैं किसी स्किल्स का साइंटिफिक वे में रिप्रेजेंटेशन करना। साइंटिफिक वे में, जैसे अगर हम बात कर ले आज से 15 साल, 20 साल या 30 साल पहले जो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, जो हमारे गेम्स के ट्रेनिंग कराए जाते थे, वहां साइंटिफिक मेथड बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे फिजिकल एजुकेशन में ज्यादा रिसर्च नहीं हुए थे, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। तो कुछ ट्रेनिंग ऐसी कराई जाती थी जो उस टेक्निक के हिसाब से, जो उस स्किल को डेवलप करने के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो पाता था। कुछ रोटेशनल एक्सरसाइज ऐसी होती थी जिसको बाद में बैंड कर दिया गया। दौड़ने की एक्सरसाइज होती थी पहले कि मुंह बंद करके दौड़े। तो ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ फिजिकल एजुकेशन में, फिजिकल एजुकेशन में जब रिसर्च हुए, इट मीन्स ये है कि ये साइंटिफिक पैटर्न पे हुए। कहीं ना कहीं हम साइंटिफिक एक प्रोसेस का सहारा लिए, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का हमने सहारा लिया, और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने जब रिसर्च किया इसमें,
तो ये देखा गया कि नहीं, खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे बहुत पहले अगर 100 मीटर का स्प्रिंटर रेस करता है तो उस समय लोगों को ये पता नहीं था कि खिलाड़ी को रनिंग करते समय जो फ्रिक्शन होता है, जो जिसको एयर फ्रिक्शन कहा जाता है, क्या एयर फ्रिक्शन भी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है? क्या एयर फ्रिक्शन खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है? उस समय लोगों को नहीं पता था। लेकिन जब रिसर्च हुए, जब एक्सपेरिमेंट हुए जो साइंटिफिक पैटर्न पे हुए, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक साइंस का टर्म है, प्रेशर क्या है, एक साइंस का टर्म है, न्यूटन्स लॉ क्या है, साइंस का टर्म है, बायोमैकेनिकल जो भी एनालिसिस होती है, लीवर क्या है, आपके बॉडी के जो सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई खिलाड़ी रनिंग करता है, दौड़ता है तो उसके हार्ट रेट, उसके बीपी, उसके पल्स रेट, उसके शुगर लेवल, उसके उसके हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे अफेक्ट होता है, कैसे प्रभावित होता है। तो पहले ट्रेनिंग में ये सारी चीजों को नहीं ध्यान दिया जाता था, क्योंकि उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था। लेकिन आज के डेट में जब साइंस डेवलप हुआ है, साइंस काफी प्रोग्रेस हुआ है, तो फिजिकल एजुकेशन भी उससे अछूता नहीं रहा। हमारे फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। आप रिसर्च पढ़ेंगे, मैं जैसे बात कर रहा था रिसर्च की, तो आप बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ेंगे फॉरेनर राइटर के। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो उस टाइप की स्टडी बहुत कम होती है, फॉरेनर राइटर के आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का मॉडिफाई हुआ, किस तरह से किसी टेक्निक, किसी स्किल्स को साइंटिफिक रूप से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। जैसे सिंपल सी बात देखिए, मुझे याद है जब हम लोग बचपन में थे तो हमारे यहाँ जो स्कूल के पीटीआई थे, जब रनिंग करते थे तो बोलते थे मुंह बंद करके दौड़ा करो। आप लोगों ने भी कहीं इस टाइप की जो बहुत सारी विसंगतियां हैं ये देखे होंगे। मैं एक साल स्कूल में जॉब किया, वहाँ एक टीम लेके मैं गया था, तो वहाँ के फिजिकल एजुकेशन टीचर बहुत पुराने थे। तो वॉलीबॉल के कुछ नियम्स उन्होंने ऐसा बताया, फिर उनको मैंने समझाया कि सर ये तो बहुत पुराना हो गया और इसका साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन भी है सर कि ऐसा क्यों होता है। तो कुछ चीजें ऐसी है, जैसे फुटबॉल में बात कर लें कि फुटबॉल में जब स्टार्टिंग गेम हुआ तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं था ग्राउंड का, न तो गोल पोस्ट था, नहीं न तो पेनाल्टी रूल्स का नियम था, न गोल किक का रूल्स था, न किक ऑफ का कोई कोई रूल रेगुलेशन था ही नहीं। लेकिन जिस तरह से साइंस डेवलप हुआ उस तरह से लगा कि ये चीजें इंक्रीज हो सकती है, इससे गेम में क्या कहते हैं इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सकता है, ये सारी चीज से खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को डेवलप किए जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका कोई एक टारगेट नहीं होगा, जब तक आपका कोई एक टास्क नहीं होगा, जब तक आप उसको एक सही वे में, एक पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। तो फुटबॉल का खेल यही होता था उस समय, ये कि 100-100 लोगों की दो टीमें हो जाती थी और दो लाइन बना देते थे, इस लाइन की इधर कर दिए तो ये टीम जीत गई, इस लाइन की इधर कर दिए तो वो जीत गई। लेकिन बाद में लगा, जब साइंस डेवलप हुआ तो लगा कि इसको कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कुछ टारगेट सेट करना चाहिए। जब गोल पोस्ट बना, गोल पोस्ट के बाद बहुत सारे रूल्स बने कि ऑफ साइड क्या है, पेनाल्टी किक क्या है, गोल किक क्या है, क्या नाम है, कॉर्नर किक क्या है। तो ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ और इसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन भी इसका बना। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी ने हम कह सकते हैं कि स्किल्स को, टेक्निक को डेवलप किया। इसके बाद है सॉफ्टवेयर यूज्ड इन स्पोर्ट्स। मैं अभी आपको बता रहा था कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐसे कैमरे, जैसे बायोमैकेनिकल एनालिसिस, आप में से बहुत लोग बायोमैकेनिकल एनालिसिस करेंगे, तो बायोमैकेनिकल एनालिसिस जो होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। ऐसे ऐसे कैमरे, जैसे क्रिकेट में आप देखिए, क्रिकेट की जब मैच होता है तो कोई रन आउट हुआ, कोई स्टंप आउट हुआ, नहीं हुआ, आप देखते हैं रिप्ले दिखाया जाता है। कैमरे इतने, मतलब कह सकते हैं कि इतने हम बारीक कैमरे हैं कि वो कई लाखों कह सकते हैं माइक्रो सेकेंड का वो कर लेते हैं, वो एक फिगर को, वो पिक को कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि आपको एक बिल्कुल जो माइक्रो चीज है, जो बिल्कुल सूक्ष्म, जो कि समझ में नहीं आए, जो दिखेगा नहीं आपकी आंखों से, वो चीज भी वो सॉफ्टवेयर से दिख जाता है। तो सॉफ्टवेयर का स्पोर्ट्स में इस्तेमाल का मतलब, कैमरा इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम रिसर्च के काम कर रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम जो स्किल्स वगैरह है, जो टेक्निक्स है, उसका भी
इस्तेमाल करके हम अपने स्पोर्ट्स को काफी आगे तक या काफी उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। इसके बाद है क्रिकेट एंड टेक्नोलॉजी। स्पेसिफिक क्रिकेट की चर्चा की, जैसे आप लोगों ने भी क्रिकेट स्पेशलाइजेशन का कोई है इसमें? क्रिकेट का है कोई? जी सर। अच्छा अभिषेक, जी जी जी। आप देखे होंगे क्रिकेट का स्पेसिफिक जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि क्रिकेट में टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। आप चाहे बॉलिंग की बात कर लीजिए या बैटिंग की बात कर लीजिए, या बॉल जब ग्राउंड के बाहर जाती है, खिलाड़ी का पोजीशन, कैच लेने का पोजीशन, जो जी सर। जी जो एक कह सकते हैं कि साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का अगर मैक्सिमम यूजेज हुआ वो क्रिकेट में हुआ है। और क्रिकेट मतलब हमारे हिंदुस्तानी की अगर बात करें तो भारत में जो खेलना नहीं जानता है वो भी क्रिकेट देखता है, और एक्सप्लेनेशन भी क्रिकेट के ऐसे ऐसे इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं जो कि एक एक चीज को बता जाते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी क्रिकेट में आप हर जगह आप इस देखे होंगे कि बॉलिंग करते समय, बैटिंग करते समय, या आपके जो कैच होते हैं खिलाड़ी के, रन आउट होता है उस समय कैमरे के पोजीशंस या जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर में उसको जज किया जाता है कि ये पर्टिकुलर पोजीशंस क्या है। तो कैमरा प्लस सॉफ्टवेयर प्लस जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या साइंस है कि सेंसर के माध्यम से उसको जज करना। बॉल के ऊपर भी आप लोग देखे होंगे कि नाइट में ब्लू, रेड और कौन कौन सी बॉल की भी बीच में चर्चा हुई थी। तो ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि किसी खिलाड़ी को, किसी प्लेयर्स को किस टाइप्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर रात में नाइट मैच हो रहा है तो रात में खिलाड़ी को क्या प्रॉब्लम होता है, ये साइंस से ही पता चलता है कि ये लाइट से खिलाड़ी को डिस्टरबेंस होता है, इस टाइप की बॉल होगी तो खिलाड़ी को जज करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये साइंस ही बताता है, ये इंजीनियरिंग से ही पता चलता है कि नहीं हाँ ये सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करेंगे, अपग्रेड करेंगे तो उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। इसी तरह से है फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन क्रिकेट अंपायरिंग की बात देखिए। मतलब लगता ये है कि आने वाले भविष्य में सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी इतना हॉबी हो जाएगा कि मेरे हिसाब से अंपायर या ऑफिशियल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इस टाइप का हो जाएगा। मतलब या ऑफिशियल्स की जो मेजोरिटी है, ऑफिशियल्स का जो वेरिएशंस है उसको कम कर देगा। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि जो रैली भर्ती होती है उसमें कम से कम लाइन जजेज या टाइम रिकॉर्डर और क्या नाम है जो लैप रिकॉर्डर होते हैं, कितने ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो साइंस, वो टेक्नोलॉजी, वो इंजीनियरिंग ने क्या किया, ये सबके सिस्टम को खत्म कर दिया। अब आपको जरूरतें नहीं है, वो खिलाड़ी रनिंग कर रहा है और सॉफ्टवेयर पे उसका ये पता चल रहा है कि किस खिलाड़ी के कितने राउंड कंप्लीट है। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्रिकेट अंपायरिंग की बात कर रहा है, मतलब कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी के थ्रू किस टाइप का हम कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट हो सकता है, भविष्य में क्या किया जा सकता है। तो अभिषेक को पता होगा क्योंकि ये क्रिकेट के है कि फ्यूचर में किस टाइप की टेक्नोलॉजी किस टाइप की मोड़ लेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अंपायर की जगह टेक्नोलॉजी वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही उसको जज कर ले कि नहीं ये इसकी नो बॉल है या रन आउट है या कैच आउट है। तो ये टेक्नोलॉजी से या हम इंजीनियरिंग से हम ये नहीं कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकता है, आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। फुटबॉल की बात कर लीजिए कि जो असिस्टेंट रेफरी होते हैं, हो सकता है असिस्टेंट रेफरी की जरूरतें ना पड़े क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हो रही है कि अगर ऑफ साइड खिलाड़ी कर रहा है, उस ऑफ साइड के पूरे एरिया में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे, कोई कुछ ऐसा सेंसर लगा दे कि अपोनेंट्स प्लेयर जैसे ही वहां जाएगा वो पता चल जाएगा कि ऑफ साइड हो गया है कि नहीं। ऐसा मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में मॉडिफिकेशन कैसे होगा, किस टाइप से हो सकता है, हम इसका वो नहीं कर सकते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है। और क्रिकेट के रेफरेंस में इसलिए बात हो रही है क्योंकि क्रिकेट में मॉडिफिकेशन ज्यादा हुए हैं अन्य गेमों के कंपैरिजन में।
और लास्ट में इसमें कंक्लूजन, मतलब कि इन सबका सारांश क्या है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को, किस तरह से साइंटिफिक तरीके से, किस तरह से इंजीनियरिंग के सहारे, किस तरह से वैज्ञानिक प्रोसेस को अपना करके हम किसी गेम को इंटरेस्टेड, किसी गेम को खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, किसी गेम में खिलाड़ी के, हम कह सकते हैं कि उसकी प्रिपरेशन बेटर हो, उसके लिए हम खिलाड़ियों को तैयार कर सकते हैं, हम खिलाड़ियों को एक अच्छा बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकते हैं। इट इज क्लियर? जी जी सर। सर। तो नेक्स्ट क्लास कल से हम लोग एक एक करके देख लेंगे, जैसे मैं जीएलटी की बात किया, क्रिकेट में भी, या और 2-3 गेम है, एथलेटिक्स में भी, गोल्फ है, 2-3 गेम है। तो मॉडर्न ट्रेंड का मतलब यही है, जेवलिंग थ्रो है, कि टेक्नोलॉजी का हमारे स्पोर्ट्स में किस तरह से यूजेज हुआ, किस तरह से उसके इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह से हम उसका एडवांटेज ले रहे हैं, वो है मॉडर्न ट्रेंड। तो उसके बारे में हम लोग को देखना है कि ये चीजें हैं। अब इसको रिसर्च में इसलिए रखा गया क्योंकि हम, जैसे आप बायोमैकेनिकल स्टडी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये लगे कि क्या क्रिकेट में आप इस पे स्टडी कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या सॉफ्टवेयर के थ्रू अंपायरिंग का जगह ले सकता है। तो इसका, इस चीज को इसलिए रखा गया कि आप इस चीज का फ्यूचर एक तरह से कह सकते हैं कि भविष्य के बारे में आप इस टाइप की थिंकिंग डेवलप करें कि आज से 50 साल पहले ये सिस्टम ये था और साइंस ने आज उसको यहां पहुंचाया, तो क्या 20 साल के बाद ये हो सकता है? तो ये ट्रेंड को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके अंदर ये क्रिएटिविटी डेवलप हो कि नहीं, क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है क्या कि अंपायर की जगह कोई सॉफ्टवेयर या कोई टेक्नोलॉजी ले ले। जैसे आप देखिए, जैसे अभी कोविड के पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस का मतलब, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं, इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके इसी लेक्चर को आप पीएचडी के क्लास ले रहे हैं, इसी टॉपिक पे अगर कोई बीपीएड का स्टूडेंट है, बीपीएड की क्लास है, एमपीएड की क्लास है, तो इस टॉपिक, इस लेक्चर को वहां भी सुनाया जा सकता है। लेकिन अगर अगर वर्चुअल, सॉरी, अगर फिजिकली उसको पढ़ाना है टीचर को, तो 3 क्लास के लिए 3 टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा ये चीज दिख रहा है कि ये सॉफ्टवेयर, ये टेक्नोलॉजी इसका स्थान ले सकता है। ये चीज आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, कैसे पढ़ाई हो रही है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इससे हम स्पोर्ट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये इसमें देखना है मॉडर्न ट्रेंड में। तो कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बाद ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डियर रिसर्च स्कॉलर, माई सेल्फ डॉक्टर श्रवण कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, CSJMU कानपुर। Today we discuss about principle of sports training. In previous classes, we discuss what is the sports training and what is the aim and objective of sports training. पहले क्लास में हम लोगों ने देखा कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती क्या है। एक्चुअल में सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला जो टॉपिक है वो मॉडर्न ट्रेंड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के मॉडर्न जब फैक्टर्स की बात करते हैं, उसके पहले हम ये बात कर लेंगे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती क्या है। बेसिक चीज आपको जानना है कि व्हाट इज द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसके एम्स क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये चीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा। टुडे वी डिस्कस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसके बाद हम लोग मॉडर्न स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे आएंगे कि मॉडर्न स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मीन्स व्हाट इज द अप्लाई टेक्नोलॉजी, स्किल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स। ये किस तरह से खेलों में, अलग अलग गेमों में जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, चाहे बात कर लें आप क्रिकेट की, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, कबड्डी की, खो खो की, जो रूल्स रेगुलेशन मॉडिफाई हो रहे हैं,
जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, उस फैक्टर पे हम लोगों को बात करना होगा मॉडर्न स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मीन्स कुछ प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कुछ पैटर्न है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका फॉलो करके, जिनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मीन्स ये है कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि पैरामीटर सेट किए गए हैं जिनके बेस पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग काम करती है, कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे व्यवहार में कहा जाता है कि सैद्धांतिक या सिद्धांत की बात की जाती है कि ये आदमी बहुत सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक का मतलब अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन, जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको। तो जब हम बात प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की कर रहे हैं, इन दिस केस we discuss about the rules regulation of sports, rules regulation of games के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको उस चीज को फॉलो करना है, जिसमें नंबर 1 पहला पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल लोड। इट मीन्स हर खिलाड़ी की, हर व्यक्ति का, अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के रेफरेंस में हम बात करेंगे तो बात होगी प्लेयर्स की, वहां किसी पर्सन की बात नहीं होगी, वहां किसी व्यक्ति की बात नहीं होगी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है धर्मेंद्र? यस सर, क्लियर है आवाज। ओके। तो बात ये हो रही है कि हम जब पर्टिकुलर बात करेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स के रेफरेंस में बात करेंगे तो वो पर्सनल प्लेयर्स होगा, वो खिलाड़ी होगा। द लोड ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल लोड, इट मीन्स हर खिलाड़ी की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। इंडिविजुअल लोड का मतलब कोई खिलाड़ी, किसी खिलाड़ी की कैपेसिटी की बात कर लीजिए। हर खिलाड़ी को मैराथन नहीं दौड़ाया जा सकता है, हर खिलाड़ी से स्प्रिंट नहीं लगवाया जा सकता है। तो खिलाड़ी की अपनी, हम कह सकते हैं कि उनका अपना एक कैपेबिलिटी होती है, उनका एक पर्सनल एक कैपेसिटी होती है, एक सहन करने की क्षमता होती है, उसको इंडिविजुअल लोड बोला जाता है। तो एज अ कोच, एज अ फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर, आपको ये देखना है कि खिलाड़ी क्या जो ट्रेनिंग आप देने जा रहे हैं, सपोज दैट आप फुटबॉल की कोच हैं, आप फुटबॉल की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, तो क्या वो खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो खिलाड़ी उस लोड को सहन करने की क्षमता उसके अंदर है? हर खिलाड़ी, अब सपोज दैट आप फुटबॉल की टीम तैयार करना है, वॉलीबॉल की टीम तैयार करनी है, बास्केटबॉल की टीम बनानी है, तो आपको प्लेयर चाहिए, किसी में 18 प्लेयर चाहिए, किसी में 16 चाहिए, किसी में 12 प्लेयर की रिक्वायरमेंट है। तो इतने प्लेयर्स है, हर प्लेयर्स की अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर खिलाड़ी की अपने इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है, हर खिलाड़ी की अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको लोड देना है। लोड मीन्स ये है कि खिलाड़ी को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब से ट्रेनिंग देना शुरू किया, तो लोड मीन्स ये है कि खिलाड़ी को धीरे धीरे क्या करना है, उसको एडाप्ट करना है, इस तरह से लोड को बढ़ाना है, इस तरह से लोड देना है कि खिलाड़ी उस चीज को परफॉर्मेंस के रूप में एक बेटर तरीके से, एक बेटर टेक्निक के इस्तेमाल करके वो अपना जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर सके। तो इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल लोड मीन्स हर खिलाड़ी की अपनी क्षमता के अनुसार उसको लोड देना है। हर खिलाड़ी को, अब पूरी टीम, फुटबॉल की टीम है, वॉलीबॉल की टीम है, बास्केटबॉल की टीम है, एक टीम है, टीम में 12 प्लेयर है, तो 12 प्लेयर को अलग अलग ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है, इसलिए पहले ट्रायल कराए जाते हैं। ट्रायल मीन्स, ट्रायल ही एक ऐसा चीज है जिससे ये पता चल जाता है कि क्या ये खिलाड़ी इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेबिलिटी इस गेम के लायक है कि नहीं है। बहुत से ट्रायल चल रहा था, उसमें फुटबॉल में और हॉकी में कई प्लेयर्स को मैंने देखा कि ऐसे प्लेयर्स थे जिनके पास एंडोरेंस था, लेकिन उनके अंदर एंडोरेंस के साथ साथ
एक स्पीडी गेम, जैसे हम कह सकते हैं हॉकी है, फुटबॉल है, तो एंडोरेंस के साथ साथ आपको स्पीड भी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी थे, एंडोरेंस तो था, लेकिन वो खिलाड़ी अगर 100 मीटर उनको स्पीड करना, स्पीड के तेजी के साथ दौड़ना हो, तो नहीं दौड़ पा रहे थे। उनका स्टेटमेंट ये था कि मैं डिफेंस खेलता हूं। तो डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एंडोरेंस ही नहीं है, आपकी स्किल अच्छी है बट एंडोरेंस नहीं है। तो ये हर खिलाड़ी के अपना इंडिविजुअल्स लोड होता है। तो कोच को ये चीज पता होना चाहिए कि जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, क्या वो खिलाड़ी के अकॉर्डिंग है, खिलाड़ी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन्स होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सीधी सी बात इसमें यह है कि जब खिलाड़ी को ट्रेनिंग दी जाती है, जब टीम को ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है इजी टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी कि किसी खिलाड़ी को पहले दिन आप ट्रेनिंग पे बुलाए, कोई खिलाड़ी पहले दिन ट्रेनिंग पे आता है और आप इतना ट्रेनिंग उसको दिए, इतना उसको आपने वर्कलोड कराया कि वो दूसरे दिन ट्रेनिंग करने के लायक नहीं रहा। तो प्रोग्रेशन मीन्स होता है कि इजी टू कॉम्प्लेक्स करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करना है। यानी खिलाड़ी का लोड धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। ओवरलोड का एक टर्म्स इस्तेमाल किया जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब यही होता है कि आपको लोड खिलाड़ी को एडाप्ट करते, आप इतना लोड देते जाए कि उसको लोड को खिलाड़ी एडाप्ट कर जाए। सिंपल वे में अगर बात कर लें, किसी खिलाड़ी को पहले दिन आपने 100 मीटर का स्प्रिंट लगवाया और दूसरे दिन उससे 10 या 12 या 15 रिपीटेशन करवा दिए, तो ये इस तरह से नहीं है। या स्प्रिंट लगवाए, उससे लॉन्ग रेस करवा दिए, उससे मैच प्रैक्टिस करवा दिए, इस टाइप का नहीं। एक सिस्टम होना चाहिए कि हम खिलाड़ी को जो ट्रेनिंग शेड्यूल जो बनता है, उस ट्रेनिंग शेड्यूल में ये शेड्यूल इस टाइप का बनता है कि खिलाड़ी को आज के दिन ट्रेनिंग में क्या क्या करना है, कंडीशनिंग में क्या क्या करना है, और इस तरह से 1 वीक की ट्रेनिंग है, 1 मंथ की ट्रेनिंग है या 1 ईयर की ट्रेनिंग है। तो शेड्यूल जो ट्रेनिंग की बनती है वो प्रोग्रेशन मोड में बनती है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनती है। किसी खिलाड़ी को 2 दिन में इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बनाया जा सकता है, किसी खिलाड़ी को महीना दिन में इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी नहीं बनाया जा सकता है। इट मीन्स ये है कि आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है। आप पहले खिलाड़ी को तैयार करेंगे, वो खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद वो स्टेट लेवल खेलेगा, स्टेट लेवल के बाद वो इंटरनेशनल लेवल खेलेगा, नेशनल लेवल खेलेगा। तो ये है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाता है प्रोग्रेशन मोड। इट मीन्स ये कि खिलाड़ी अगर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी गेम में खेल रहा है, तो उसको जो लोड कोच के द्वारा या टीम मैनेजमेंट के द्वारा जो दिया जाता है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मोड में होना चाहिए। थर्ड वन है, तीसरा पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। सीधे से बातों में भाषा में बोला जाता है कि अगर आपकी सक्रिय सहभागिता नहीं होगी तो आप नहीं सीख पाएंगे। हम लोग बीपीएड एमपीएड की क्लासेस लेते हैं, आप लोग भी क्लासेस प्रैक्टिकल क्लासेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कुछ बच्चे प्रैक्टिकल के क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। अगर टीचर्स के द्वारा ये कमांड दिया गया कि आज आपको 6 राउंड लगाने हैं, ग्राउंड के ट्रैक के 6 राउंड लगाने हैं, तो कुछ बच्चे ऑनेस्टी 6 राउंड लगाते हैं, तो उनके अंदर दिखता है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है। इट मीन्स अगर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की लैंग्वेज में किसी पर्टिकुलर टीम की बात करें, तो अगर खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहा है, खिलाड़ी को ट्रेनिंग दी जा रही है, कोच की भी बात कर लीजिए या प्लेयर्स की बात कर लीजिए, उस कंडीशन में एक्टिव पार्टिसिपेट, यानी कोच को भी एक्टिव रहना है, जो कोच सिखा रहा है, और खिलाड़ी को पर्टिकुलर बिल्कुल एक्टिव मोड में होना चाहिए। एक्टिव मोड का मतलब ये है कि जो स्किल सिखाई जाती है, जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जो टेक्निक सिखाई जाती है, उसको आप सक्रियता से सीखिए, आप उसको मैक्सिमम उसमें करने का प्रयास करें। जैसे सपोज दैट मैं फुटबॉल का पुष्पास सिखा रहा हूं, तो पुष्पास अगर किसी खिलाड़ी को सिखा रहे हैं, तो खिलाड़ी को उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि जो चीज मैं बता रहा हूं, जो स्किल बता रहा हूं कि पुष्पास में एक पैर की पोजीशन कहाँ होगा, दूसरे पैर से बॉल को हिट करेंगे, उसका पोजीशन क्या होगा, बॉल के किस एरिया पे हिट करना है, हिट करने के बाद खिलाड़ी का पोजीशन क्या होगा, एग्जीक्यूशन क्या होता है, फॉलो थ्रो क्या होता है, स्टांस क्या होता है,
तो ये सारी जब तक वो एक्टिव मोड में नहीं होगा, जब तक उसको चीजें समझ में नहीं आएगी, जब तक वो उस चीज को समझ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स खिलाड़ी को एक्टिव मोड में रहना है। जो टेक्निक, जो स्किल सिखाई जाती है उसको तत्परता से, हम कह सकते हैं कि सक्रियता से उसको सीखे, उसको समझे कि क्या चीजें बताई गई है। और जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे किसी भी स्किल्स को, आप प्रैक्टिकली अगर थ्योरी की बात कर लें या किसी सब्जेक्ट की बात कर लें, क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्लासेस में जो क्लास ली जाती है, उसमें आप देखे होंगे बहुत बच्चे एक्टिव रहते हैं। अगर आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, कोई चीज का लेक्चर हो रहा है, कुछ बच्चे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनते हैं, मतलब कि वो एक्टिव रहते हैं और उनको कुछ चीजें 50% 40% यादें रहती हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास में बैठे ही रहते हैं, वो मेंटली कहीं और रहते हैं, उनकी बॉडी क्लास में रहती है, दिमाग कहीं और रहता है। इट मीन्स ही इज नॉट एक्टिव इन दिस क्लासरूम, वो क्लासरूम में एक्टिव नहीं है। तो स्पोर्ट्स के या किसी वैसे कंडीशन में बात करें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी मस्ट। जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे, जब तक आप सक्रिय, जब तक आपके अंदर तत्परता नहीं रहेगी किसी चीज को सीखने की, जब तक आपके अंदर वो ललक नहीं रहेगी सीखने की, जब तक आप कोई चीज सीख नहीं सकते हैं, और सीख भी लेंगे तो उसका एक्सपेरिमेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, उसका प्रेजेंटेशन आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए, इंप्लीमेंट को बेटर करने के लिए, एक्सपेरिमेंट अच्छा करने के लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको जरूरी है। जैसे आपके क्लासेस लगते हैं कोर्स वर्क में, कई क्लासेस रिसर्च के लगते होंगे, स्टैट्स के लगते होंगे, बाकी हम लोग भी क्लासेस लेते हैं। तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब जो लेक्चर आपको दिया जाता है उसको सुनने के लिए आप कंसंट्रेट रहिए, आप एकाग्र रहिए, आपके अंदर एक वो ललक होनी चाहिए कि नहीं हाँ हमें लेक्चर सुनना है, और जो चीजें आपको समझ में आती है, जितना आती है उसको आपको एक्टिव मोड में रहेंगे तभी वो चीजें आपको समझ में आएगी। तो ये है एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब ये है कि जो चीजें सिखाई जाती है, बहुत से ऐसे कोचेज या बहुत से ऐसे टीचर्स या बहुत ऐसे हम कह सकते हैं कि टेक्निक्स होती हैं जिसमें कंफ्यूजन की स्थितियां बहुत ज्यादा होती है। कुछ चीजें होता है कि किसी स्किल को आप सिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं फुटबॉल सिखा रहा हूँ या कोई वॉलीबॉल सिखा रहा है, कोई वॉलीबॉल में ओवरहेड पास सिखा रहा है, ब्लॉकिंग सिखा रहा है, तो उसके सिखाने और सीखने जो प्लेयर सीख रहा है वो क्लियरिटी, मतलब बिल्कुल स्पष्टता होना चाहिए कि इसमें कब खिलाड़ी को जंप करना है, जंप करने के बाद ब्लॉक करते समय हाथों का पोजीशन क्या होगा, फिर जब लैंडिंग करेगा तो उसका पोजीशन क्या होगा। फुटबॉल है, फुटबॉल में अगर ड्रिबलिंग सिखा रहे हैं तो ड्रिबलिंग करते समय खिलाड़ी की नजरें कहाँ होगी, कहाँ उसको देखना है, बॉल को कितने, अगर आप बॉल को पुश कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस बॉल से खिलाड़ी का कितना होना चाहिए। तो वो आप बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर दिखाएं, एक क्लियर कट उसको स्किल्स को, उस टेक्निक को बताएं, तो वो क्लियरिटी होती है। क्लियरिटी मतलब उसमें कंफ्यूजन का स्थिति ना हो कि आपके बताया गया जो टेक्निक है, आपके बताया गया जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें कई बार कंफ्यूजन की स्थितियां होती हैं। तो प्रिंसिपल इसका ट्रेनिंग का ये कहता है कि जो चीजें आप सिखाते हैं, जो चीज आप बताते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप फुटबॉल का लॉ नंबर 1 सिखाते हैं, वॉलीबॉल का रूल पहला सिखाते हैं, कबड्डी का रूल पहला सिखा रहे हैं, तो उसमें अगर ये चीज लिखा है, फुटबॉल में लिखा है कि पहला रूल है कि द प्ले फील्ड ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड क्या नाम है, फुटबॉल का ग्राउंड के बारे में आपको बताना है, तो आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ग्राउंड का मेजरमेंट, लंबाई इतनी होती है, चौड़ाई इतना होता है, गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट का मेजरमेंट ये होता है, गोल एरिया होता है, पेनल्टी एरिया होता है, इसका मेजरमेंट ये होता है, सेंटर सर्किल होता है, इसका मेजरमेंट ये होता है, पेनल्टी स्पॉट है, कॉर्नर फ्लैग्स हैं, इतने ऑफिशियल्स होते हैं, मेन ऑफिशियल्स का क्या काम है, जो रेफरी होता है असिस्टेंट रेफरी का क्या काम है, गोल लाइन टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये जो टेक्निक्स, ये जो रूल्स है, ये जो मेजरमेंट है, ये क्लियर होगा, ये क्लियर बताना है। ये तभी हो सकता है जब कोच को पता होगा, जब कोच को ये कंफर्म होगा, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थितियां तब पैदा होती है जब सामने वाले को वो चीजें कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होती है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई चीज कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा
तो उसको बताने में भी हमको क्लियरिटी नहीं होगी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी। तो वो होता है क्लियरिटी, यानी कि आप किसी चीज को सिखाएं, आप किसी चीज को बताएं। और दूसरी चीज, प्लेयर्स अगर सीख रहा है तो प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही है कि इसका मतलब क्या होगा, तो वो चीजें आपको वो क्लियर कर लेना है, वो क्लियर होना चाहिए। वो होता है प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। जैसे मैं आज एमपीएड की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में टेस्ट मेजरमेंट पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट ऐसा था कि उसको बास्केटबॉल का जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट पढ़ा रहा था। उसमें एक टेस्ट है जिसमें कि दीवार पे आपको बॉल को हिट करनी होती है। तो उसको ये चीजें 10 बार मैं दिखाया, 10 बार बताया, उसको ये चीजें नहीं समझ में आ रही थी कि वो जो टारगेट एरिया बना है उसका ग्राउंड से मतलब सरफेस से दीवार पे कितनी ऊंचाई होगी और जो रिस्ट्रिक्टेड लाइन है उसका मेजरमेंट क्या होगा। तो उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बन रही थी, वो चीजें उसको समझ में नहीं आ रही थी। तो क्लियरिटी का मतलब ये होता है कि आपको वो चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो चीजें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। चाहे आप सिखा रहे हैं तो आपको क्लियर करना है, अगर कोई आप ट्रेनिंग ले रहा है एज ए प्लेयर तो उसको भी वो चीजें क्लियर कट होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ वैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ वैरिटी का मतलब ये है कि वेरिएशंस, वेरिएशंस मीन्स ये है कि एवरी प्लेयर्स हैव different capacity, different behavior, different knowledge, different ability। हर खिलाड़ी की अपनी अलग अलग क्षमता है, उसकी अपन प्रेजेंटेशन करने के उसके बिहेवियर की बात कर लीजिए, सबका अपना अपना अलग है। तो वैरिटी का मतलब होता है कि विभिन्नता को आपको ध्यान में रखना है। विभिन्नता मीन्स ये है कि जैसे इंडिविजुअल लोड की जो बात हो रही थी, कहीं ना कहीं उस पॉइंट से ये मिलता जुलता पॉइंट है। वैरिटी का मतलब ये है कि हर खिलाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी है। आपने देखा होगा किसी के, अब सिंपल वे में जैसे बात कर ले कि हर खिलाड़ी मैराथन रेसर नहीं बन सकता है, हर खिलाड़ी स्प्रिंटर नहीं बन सकता है। तो ये वेरिएशंस है उसकी कैपेबिलिटी की, उसकी कैपेसिटी का ये वेरिएशंस है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस ये कहता है कि अलग अलग वेरिएशंस होना चाहिए, विभिन्नता होना, कि कोई भी खिलाड़ी अगर है तो उस खिलाड़ी के अंदर उसकी क्षमता, उसके प्रेजेंटेशन के तरीके, उसके सीखने की, जैसे कुछ होता है कोई चीज सिखाई जाती है, चाहे आप थ्योरी की बात कर लीजिए या प्रैक्टिकल की बात कर लीजिए। जैसे क्लासरूम में ही कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पे क्लास लग रही है, लेक्चर चल रहा है, उस टॉपिक पे कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत उसको समझ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी देर तक समझते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको वहां समझ में ही नहीं आता है, घर में जाके 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये वेरिएशन इसी को बोला जाता है, ये वेरिएशंस है। तो प्रिंसिपल ऑफ वैरिटी का मतलब है कि इफ यू हैव ट्रेंड, यू हैव ट्रेनिंग, अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, तो ये चीजें आपको होना चाहिए कि उसके वेरिएशंस को ख्याल करना है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसके इंडिविजुअल्स व्यवहार, बिहेवियर की बात कर लीजिए कि उसके व्यवहार क्या है। तो वैरिटी मतलब वेरिएशंस जो खिलाड़ी एक खिलाड़ी से दूसरे को अलग करता है। वो वेरिएशंस वही है कि हर खिलाड़ी मैराथन रेसर नहीं हो सकता है और हर खिलाड़ी स्प्रिंटर नहीं हो सकता है, हर खिलाड़ी के अंदर एंडोरेंस की कैपेबिलिटी नहीं हो सकती है और हर खिलाड़ी के अंदर स्पीड नहीं हो सकता है। तो ये वेरिएशंस होता है जो एक दूसरे से अलग करता है, इसी को वेरिएशंस बोलते हैं। यही प्रिंसिपल ऑफ वैरिटी कहता है। उसका ये मतलब है कि एक दूसरे से कितना अलग है, ये सिद्धांत ये बताता है, ये प्रिंसिपल बताता है। तो अगर कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई ट्रेनिंग ले रहा है, तो हर खिलाड़ी की अपनी, हम कह सकते हैं कि जो वेरिएशन, अगर कोई खिलाड़ी एक्चुअल में अगर फुटबॉल का कोई खिलाड़ी है, फुटबॉल की टीम है, तो फुटबॉल बेसिकली इंडोरेंस का गेम है। हॉकी का कोई खिलाड़ी है तो हॉकी एंडोरेंस गेम है।
लेकिन इसमें भी खिलाड़ियों के वेरिएशंस है, इसमें भी हम कह सकते हैं कि खिलाड़ियों के अंदर जो वेरिएशंस, जो वैरायटी होती है वो अलग अलग है। कुछ खिलाड़ी को हम फॉरवर्ड खिलाते हैं, कुछ से डिफेंस खिलाते हैं, कुछ को सेंटर खिलाते हैं, और उसको अगर फॉरवर्ड खिलाड़ी को डिफेंस खिलाए या डिफेंस को फॉरवर्ड या सेंटर में खिलाए तो एडजस्ट नहीं कर पाता है। इनका मतलब कि वो वेरिएशंस है उसके अंदर, कि वो डिफेंस अच्छा कर सकता है, और उसके अंदर वेरिएशंस क्या है कि वो फॉरवर्ड अच्छा खेल सकता है, मिडिल अच्छा खेल सकता है। तो ये वेरिएशन एक दूसरे से ये अलग करता है, वो होता है वेरिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मीन्स हम ये कह सकते हैं कि किसी ट्रेनिंग, किसी कोचिंग का एक ऐसा पार्ट जो आपने एक एक टारगेट सेट करके कि मुझे ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग देना है, कॉमनवेल्थ के लिए देना है, इट मीन्स लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए देना है, शॉर्ट टाइम या मिड टर्म के लिए देना है। इफ अगर आप लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए ट्रेनिंग देना चाहते हैं, 4 इयर्स की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो आपने ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया 4 इयर्स का। अब उस 4 इयर्स के ट्रेनिंग शेड्यूल में आपको रिवर्सिबिलिटी मीन्स ये है कि स्टार्ट आपने 0 से किया और टॉप परफॉर्मेंस तक पहुंचा, तो खिलाड़ी को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब किसी खिलाड़ी से पूछताछ कराए और उसको एडवांस टेक्निक तक ले गए, फिर दोबारा आपको रिवर्स करके फिर बेसिक स्किल से आपको स्टार्ट करना है, फिर बेसिक स्किल से आपको सिखाना है। अब एक्चुअल में क्या होगा, जैसे आप देखना कोई भी टीम होती है, क्रिकेट की टीम होती है, फुटबॉल की टीम होती है, खिलाड़ी जब ग्राउंड में जाते हैं, फुटबॉल में देखना आप ग्राउंड में जाते हैं तो खिलाड़ी पुशपास से ही बॉल को एक सर्कल बनाते हैं और पुशपास करना शुरू कर देते हैं, जबकि पुशपास इज द बेसिक स्किल ऑफ द फुटबॉल स्किल्स। पुशपास फुटबॉल की बेसिक स्किल्स है, लेकिन खिलाड़ी उसी से शुरू करते हैं। किसी और गेम, आप क्रिकेट की बात कर लीजिए, कबड्डी की बात कर लीजिए, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मीन्स ये है कि आपने हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग का, हाई स्किल्स का, एडवांस स्किल्स का आपने ट्रेनिंग लिया, लेकिन आपको रिवर्स में जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो बेसिक स्किल्स है, जो बेसिक टेक्नोलॉजी है, उसको भी आपको बीच बीच में रिवर्स करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप एडवांस लेवल की ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपको बेसिक लेवल की कभी भी आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं किया। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि रिवर्सिबिलिटी के फार्मूले पे चलना चाहिए। रिवर्सिबिलिटी मीन्स ये है कि आपको बेसिक पे भी आना है। अब एक बार जो खिलाड़ी ट्रेंड हो जाता है, एक बार खिलाड़ी जब मेच्योर्ड हो जाता है, तो उसको बेसिक पे उतने टाइम, जैसे हम लोग जब उसकी बात करेंगे, जब पीरियडाइजेशन की बात करेंगे, तो पीरियडाइजेशन में प्रिपरेटरी फेज क्या होता है और कंपटीशन फेज क्या होता है और ट्रांजिशनल फेज क्या होता है, ये सबके अपने अपने टाइमिंग होती है और सबके उनमें ट्रेनिंग के प्रोसीजर होते हैं कि इस फेज में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, कंपटीशंस में इस स्किल के दी जाएगी और ट्रांजिशनल में रिलैक्सेशन पीरियड होता है। तो ये जो होता है, ये मतलब है कि जैसे हम आते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, तो ट्रांजिशनल पीरियड इज द रिजर्व, हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रांजिशनल पीरियड में बेसिक से शुरू किया जाता है, उससे रिलेटेड स्किल कराए जाते हैं, उससे रिलेटेड गेम्स कराए जाते हैं। तो वो जो पीरियड है उसको कहा जाता है कि रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एडवांस ट्रेनिंग लिए और आपको, इसीलिए जब ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जाता है तो प्रिपरेटरी, कंपटीशन एंड ट्रांजिशनल पीरियड बनाया जाता है। ट्रांजिशनल पीरियड मीन्स आपको खिलाड़ियों को बेसिक स्किल्स या उससे रिलेटेड और भी ट्रेनिंग या और भी स्किल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे देखते होंगे क्रिकेट के खिलाड़ी फुटबॉल खिलाया जाता है, तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं खिलाड़ी के, वो कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए, उस कंपोनेंट्स को मेंटेन करने के लिए, अगर फुटबॉल का खिलाड़ी है वो ट्रांजिशनल पीरियड में आया है, तो एंडोरेंस से रिलेटेड आप कोई भी एक्सरसाइज करा लीजिए, कोई भी परफॉर्मेंस करा लीजिए। स्पीड का कोई खिलाड़ी है या फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई प्लेयर्स है, तो उसको उससे रिलेटेड कोई भी अगर दूसरी एक्सरसाइज होती है वो ट्रेनिंग आप करा सकते हैं, वो ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। तो इट इज द, ये होता है, आप इसको कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट। इट मीन्स इंश्योर करना। कहा जाता है कई जगह ये आपने टर्म सुना होगा, इंश्योर करिए। इंश्योर करना मीन्स सुनिश्चित करना, क्लियर कट करना, बिल्कुल निश्चित करना कि ऐसा हो गया। जैसे आपसे ये कहा जाए कि आप इंश्योर करिए कि आपके प्री पीएचडी कोर्स वर्क एग्जाम कब होंगे, तो इंश्योर का मतलब कि उसमें इफ बट नहीं, 100% कि मैंने अगर डेट दे दिया कि 23 मार्च 23 फरवरी को आपके कोर्स वर्क के एग्जाम होंगे, तो इंश्योर का मतलब हो गया कि निश्चित कर देना, पक्का कर देना कि भाई ये ऐसा होगा, इफ बट नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट का मतलब है कि जो परिणाम होते हैं, जो ट्रेनिंग की आउटपुट होता है, वो इंश्योर होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए, वो पक्का होना चाहिए कि अगर आपने 1 मंथ की ट्रेनिंग दिया, 1 ईयर की ट्रेनिंग दिया, या 4 इयर्स की ट्रेनिंग दिया, तो इस ड्यूरेशन में ये हम कह सकते हैं कि ये इंश्योर करें कि 1 मंथ की ट्रेनिंग में जितना ट्रेनिंग देना चाहिए, जितने कंपोनेंट्स डेवलप करने चाहिए, जितने स्किल्स को डेवलप करने चाहिए, जितने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए, वो उस टेक्नोलॉजी की, उस स्किल्स की वो ट्रेनिंग लिया, उतना सीखा, उतना उसको सिखाया गया। ये है इंश्योरिंग द रिजल्ट। इंश्योरिंग द रिजल्ट मीन्स आप क्लियर करिए, आप पक्का करिए, आप सुनिश्चित करिए ये कि आपका ये इतने दिन की ट्रेनिंग, ये आपने शेड्यूल बनाया और उसका रिजल्ट ये रहा, उसका परिणाम ये रहा। तो जो ट्रेनिंग शेड्यूल बनता है, चाहे वो 1 वीक की हो, 1 मंथ की हो, या जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल है, उसका एक आउटपुट होता है कि 1 मंथ की ट्रेनिंग में हमको बेसिक स्किल के साथ साथ, एडवांस स्किल के साथ साथ जो मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स है, जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है, उसके कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ तक डेवलप करने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स को डेवलप करने हैं, और कितनी ट्रेनिंग देनी है, उसके रिपीटेशंस क्या होंगे, उसके वैल्यूम क्या होंगे, कितनी ट्रेनिंग उसकी देनी है। ये इंश्योर का मतलब होता है कि जो पीरियडाइजेशन होता है, जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है, वही इंश्योर कर देता है कि आपका आउटपुट ये है, आपने जो ट्रेनिंग लिया उसका आउटपुट ये है, उसका रिजल्ट ये है, कितने दिनों में हमको ये ट्रेनिंग देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि बीपीएड एमपीएड के या बीपीएस के कोर्स है, सेमेस्टर कोर्स होता है, तो इस सेमेस्टर कोर्स में हर क्लासेस में सब्जेक्ट है, 4 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट का हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि 6 मंथ में सेमेस्टर एग्जाम होने हैं, तो उस 6 मंथ में इंश्योर करना है कि हर टीचर्स का सिलेबस खत्म होना चाहिए। तो अगर आपसे ये कहा जाता है, टीचर से ये कहा जाता है कि आप इंश्योर करिए कि आपका सिलेबस कब खत्म होगा, तो आप एक डेट देंगे कि मैं 23 जनवरी 23 फेब को मेरा ये सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं इंश्योर। मैंने सुनिश्चित कर दिया कि ये चीज यहां तक खत्म हो जाएगा। तो जब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो उसमें जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है वो इंश्योर कर देता है कि इसमें हमको क्या क्या ट्रेनिंग देना है, उसका आउटपुट क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। साइक्लिक प्रोसेस के बारे में आपने सुना होगा कि जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग में साइक्लिक एक होता है, क्रम एक होता है कि माइक्रो हो गया, मीसो हो गया और मैक्रो हो गया। ट्रेनिंग का जो हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो होता है, जिसको हम सूक्ष्म ट्रेनिंग कहा जाता है, जो दिन की ट्रेनिंग होती है, 10 दिन की, 15 दिन की जो ट्रेनिंग दी जाती है। वीजो जो ट्रेनिंग होती है जिसको मंथली कहा जाता है, या लास्ट में जो होता है मैक्रो जिसको बोला जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि दीर्घ अवधि की जो ट्रेनिंग होती है। तो ये ट्रेनिंग का एक प्रोसेस होता है कि आपको किस प्रोसेस में ट्रेनिंग देनी है। अब वो डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग का नेचर ऑफ टूर्नामेंट, नेचर ऑफ गेम। अगर
अकॉर्डिंग टू ओलंपिक, अकॉर्डिंग टू एशियन गेम, अकॉर्डिंग टू कॉमनवेल्थ गेम आपको ट्रेनिंग देना है। तो इट मीन्स वो जो साइक्लिक प्रोसेस होगा वो मैक्रो होगा, यानी वो दीर्घकालीन ट्रेनिंग होगी। तो उसके जो जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस अलग होगा। जो मीडियम ट्रेनिंग होगी जिसको मीजो बोलते हैं, उसके ट्रेनिंग शेड्यूल्स अलग बनेंगे। और जो डेज की ट्रेनिंग होती है जिसको माइक्रो बोला जाता है, MICRO, सूक्ष्म अवधि की जो प्रशिक्षण बोला जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस नेचर का टूर्नामेंट है, किस नेचर का गेम है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस अपनाए जाएंगे कि आपको माइक्रो बेस पे ट्रेनिंग देना है, आपको मैक्रो पे देना है या मीजो पे देना है, आपको लंबी अवधि के लिए ट्रेनिंग देना है, आपको सूक्ष्म अवधि के लिए देना है या मध्यम अवधि के लिए देना है। तो ये डिपेंड करता है कि वो नेचर आप जो टूर्नामेंट है वो क्या है। तो उस प्रोसेस से ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको लगता है कि हमको ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करने हैं, इट मीन्स लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होगी, उनकी ट्रेनिंग 2 साल 3 साल तक ट्रेनिंग चलती रहेगी। जैसे कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट 10 दिन की ट्रेनिंग करके, 15 दिन की ट्रेनिंग या 1 मंथ की ट्रेनिंग करके पार्टिसिपेट करता है। ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन ट्रेनिंग होती है, इनको 2-2 साल 3-3 साल की ट्रेनिंग चलती है। फॉरेन में तो ट्रेनिंग का अलग ही टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग का अलग ही शेड्यूल है। हमारे इंडिया में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है, जो ग्राफ है, वो ट्रेनिंग शेड्यूल का सही नहीं होना और इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको एक केवल इसी फैक्टर्स पे नहीं उसको मेजर किया जा सकता है कि इसी वजह से यहाँ का खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, सोशल बैकग्राउंड है, उसमें ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेस है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब एक साथ काम करते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स हैं जिससे कि परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो पाता है। तो फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में अगर कोई ट्रेनिंग शेड्यूल बनती है, कोई ट्रेनिंग माइक्रो, मीजो या मैक्रो के लिए बनता है, तो उसके रिसोर्सेस क्या होने चाहिए, ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए। भारत में बहुत से ट्रेनिंग ऐसी होती है जो कागजों में हो जाती है। तो ये इसका मतलब ये है कि एक ट्रेनिंग शेड्यूल जो होता है वो साइकिल का मतलब है कि किस लेवल का टूर्नामेंट है, द नेचर ऑफ द टूर्नामेंट। अगर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का है उसकी साइकिल एक अलग बनेगी, उसका क्या नाम है, अगर मीडियम है तो उसका साइकिल अलग बनेगा, और अगर हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म का है तो उसका अलग बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरवल। इंटरवल का मतलब है, आप सबको पता होगा, इंटरवल का मतलब अंतराल। अंतराल मीन्स ये है कि जब भी ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जाता है तो ट्रेनिंग शेड्यूल का एक एक रिलैक्सेशन पीरियड दिया जाता है, एक रिकवरी पीरियड दिया जाता है, एक हम कह सकते हैं कि इंटरवल पीरियड दिया जाता है। तो इंटरवल का मतलब ये होता है कि किसी खिलाड़ी को आप ट्रेनिंग देते हैं, किसी खिलाड़ी को कंटिन्यू आप ट्रेनिंग देते हैं कि उस खिलाड़ी को 1 मंथ की ट्रेनिंग दिया, 2 मंथ की या 1 ईयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये भी इंश्योर करना है कि खिलाड़ी को उसका इंटरवल्स क्या क्या है। एक दिन का आपने शेड्यूल बनाया कि सुबह में 6 बजे से लेकर 6 to 8 उसकी कंडीशनिंग है, दोपहर में प्रैक्टिकल थ्योरी क्लासेस हैं, और शाम को 3 घंटे फिर प्रैक्टिकल की क्लासेस है, उसमें स्किल्स से लेकर के और मैच प्रैक्टिस सब करने हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्निंग क्लास के बाद आपने रिलैक्सेशन दिया थ्योरी क्लास के लिए, और थ्योरी क्लास के बाद आपने रिलैक्सेशन दिया इवनिंग क्लास के लिए। इसके साथ साथ वीकली अगर 1 मंथ की ट्रेनिंग है तो 6 दिन की ट्रेनिंग दिए, मंडे टू सैटरडे, और संडे को ऑफ कर दिए। तो इंटरवल का मतलब ये है कि जब तक इंटरवल आप नहीं देंगे, उस ट्रेनिंग का जब तक ब्रेक नहीं करेंगे, वो खिलाड़ी जिसको एडॉप्ट कर लेता है। जैसे अगर आप किसी खिलाड़ी को कबड्डी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी खिलाड़ी को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंटिन्यू मोड में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं,
और उसका जो परफॉर्मेंस है, एक लेवल को वो अचीव कर लिया है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है या परफॉर्मेंस वहीं पे है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं चल रहा है। वो तभी होगा जब उस खिलाड़ी को एक इंटरवल देंगे, एक खिलाड़ी को रिलैक्सेशन देंगे। आप लोग भी अगर प्रैक्टिकल करते होंगे तो ये चीजें एहसास होती है। जैसे अगर हम लोग कंटिन्यू 10 दिन तक रनिंग करें और 10 दिन के बाद एक दिन रिलैक्स कर ले, या 1 वीक की बात करें, मंडे टू सैटरडे आपने रनिंग किया या योगा किया या कोई इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी किया, आपने ट्रेनिंग कंटिन्यू किया, फिर जब एक दिन का इंटरवल दिया जाता है, एक दिन का रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो उस रिलैक्सेशन से आपको ये एहसास होता है कि मुझे कुछ न्यू एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ लगता है कि मेरे अंदर कुछ अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। वो होता है, वो रिकवरी होने के वजह से, उसमें रिलैक्सेशन मिलने की वजह से उसके पास ये एनर्जी स्टोर हो जाती है, और खिलाड़ी का जो एक परफॉर्मेंस लेवल था फिर उससे ऊपर बढ़ के वो काम करने लगता है, फिर उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। तो सुपर कंपनसेशन का आप नाम सुने होंगे, सुपर कंपनसेशन ट्रेनिंग में हम चर्चा करेंगे। उसमें यही होता है कि उस बैरियर को तोड़ना होता है। वो जो एक टॉप फॉर्म का बैरियर होता है, उसके बाद का जो अचीवमेंट होता है, उसको उसको तोड़ना, उस बैरियर को ब्रेक करना। वो बैरियर क्या है? आप कंटिन्यू मोड में ट्रेनिंग ले रहे हैं, कंटिन्यू मोड में आपकी ट्रेनिंग चल रही है और आप एक लेवल को अचीव कर लिए, उस लेवल पे आपका परफॉर्मेंस ब्रेक है। तो जब तक ब्रेक रहेगा, जब तक कि आपको उसमें रिलैक्सेशन नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हर खिलाड़ी की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। एक क्षमता को अचीव करने के बाद वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं उसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी होगी, वहां जाके उसका परफॉर्मेंस क्या होगा? रुक जाएगा, वहां परफॉर्मेंस उसका ब्रेक हो जाएगा। अब उससे ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिख सकता है। जैसे कोई 100 मीटर का स्प्रिंटर है, कोई मैराथन रेसर है, तो इनकी एक कैपेबिलिटी है कि किसी खिलाड़ी ने 10 सेकेंड समथिंग में 100 मीटर कंप्लीट किया, तो वो पहले ओलंपिक में किया, दूसरे में किया, तीसरे में किया, लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज होने लगता है। डिपेंड ये करता है, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि उस जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है उसको अचीव करने के बाद उसको मेंटेन कब तक करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने जो हाईएस्ट अचीवमेंट किया उसको आपको मेंटेन करना है। लेकिन जनरल मोड में कोई खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहा है, कोई खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहा है, तो अगर आप कंटिन्यू ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें जब तक इंटरवल्स नहीं करेंगे, उसमें जब उसको रिलैक्सेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये चीजें खुद फील होती है। अगर हम लोग कभी ऐसा करते हैं, जैसे हम लोग बीपीएड एमपीएड में ट्रेनिंग की, अभी भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या जो भी करते हैं, तो कंटिन्यू करके देखिए और एक दिन का ब्रेक करिए, फिर दोबारा लगता है कि न्यू एनर्जी आप में स्टोर हो गई है। तो वो जो बैरियर होता है परफॉर्मेंस का, वो बैरियर ब्रेक होता है, क्योंकि उस बैरियर को खिलाड़ी एडॉप्ट कर चुका होता है। अब जब वो रिकवरी करता है, जब उसको इंटरवल मिलता है, तो वो उसको जो वो एडाप्टेशन है वो ब्रेक होता है, फिर उससे वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उससे अच्छा परफॉर्मेंस को अचीव करता है। तो ये मतलब होता है कि ट्रेनिंग जो आप दे रहे हैं, जो खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, हाईएस्ट अचीवमेंट को गेन करने के लिए उस खिलाड़ी को इंटरवल्स की जरूरत है, और वो इंटरवल्स ट्रेनिंग शेड्यूल में ऑलरेडी मेंशन होता है। ट्रेनिंग शेड्यूल जो होता है, खिलाड़ी का पीरियडाइजेशन जो होता है, उसमें इंटरवल्स का होना जरूरी है। जब तक इंटरवल्स नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं कि खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है, एक बेटर परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल प्रिपरेशन मीन्स ये है कि सिद्धांत जब ट्रेनिंग की, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ये कहता है कि तैयारी आपकी
एक 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 जनरल होनी चाहिए और एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। इट मीन्स ये है कि आपको ट्रेनिंग देते समय जो बेसिक फंडामेंटल्स, जो टेक्निक्स है, फंडामेंटल्स जो हम बोल सकते हैं कि स्किल्स है, या फंडामेंटल्स मोटर एबिलिटी कंपोनेंट्स है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है, इनको क्या करना है, इनको डेवलप करना है। जनरल मोड की अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो जब जैसे हम लोग लेसन लेते हैं, किसी खिलाड़ी को कोई गेम सिखाया जाता है, तो जनरल ट्रेनिंग का मतलब हम ये आइडिया लगाते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी फुटबॉल का है, कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल का है, कोई खिलाड़ी वॉलीबॉल का है, तो उसका जो बॉडी के मोटर एबिलिटी है, जो बॉडी के मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स है, वो किस कंपोनेंट्स को डेवलप करना है, हमको वो चीज पता करना है। तो वो अगर हमको पता चल गया कि मुझे खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी की प्रिपरेशन करानी है, तो उनके जनरल अगर हम बात कर लें कि जनरल प्रिपरेशन मीन्स ये हो गया कि उनसे हम रेसेस करा लिए, लॉन्ग रेसेस करा लिए, 3 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर का, यानी कि ऐसे जनरल एक्सरसाइज हम करा सकते हैं जिससे खिलाड़ी के एंडोरेंस को डेवलप किया जाता है। अब एंडोरेंस डेवलप करने के लिए जो भी एक्सरसाइज होगी वो जनरल एक्सरसाइज हम करा सकते हैं, उससे रनिंग करा सकते हैं, या जैसे ट्रेनिंग है, कुछ ट्रेनिंग्स है, फर्टलेक ट्रेनिंग है, इस टाइप की ट्रेनिंग्स करा सकते हैं, क्रॉस कंट्री करा सकते हैं। इट मीन्स जनरल ट्रेनिंग का मतलब है बाकी भी एक्सरसाइजेज आप करा सकते हैं। आप जैसे हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं उसमें स्प्रिंट भी आप लगवा सकते हैं, या उससे रिलेटेड कोई रिक्रेशनल गेम करा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो जनरल ट्रेनिंग है, वो जनरल ट्रेनिंग मीन्स है कि हम उससे रिलेटेड जो डेवलप वो कंपोनेंट्स करने हैं उसकी ट्रेनिंग देनी है। इसके बाद स्पेसिफिक प्रिपरेशन का मतलब हो गया कि अब हम जनरल का मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज ये भी कर सकते हैं कि जनरल का मतलब केवल और केवल एंडोरेंस की ही बात हम नहीं कर सकते हैं। जनरल मीन्स ये हो गया कि उसमें हम स्पीड की भी बात कर लेंगे, उसमें स्ट्रेंथ की भी बात कर लें, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात कर लेंगे। जनरल मोड की ट्रेनिंग का मतलब ये है कि बेसिकली अगर ट्रेनिंग दी जाती है वो जो स्पेसिफिक टारगेट होता है उसी के अनुसार, लेकिन जब जनरल मोड में बात करते हैं तो उसमें हम अगर किसी खिलाड़ी फुटबॉल का है या वॉलीबॉल का है या बास्केटबॉल का है, तो अगर खिलाड़ी में किसी में स्ट्रेंथ डेवलप करना है, किसी में एंडोरेंस करना है, तो जनरल जो पीरियड होता है, जनरल जो प्रिपरेशन होता है, उसमें आप उससे लॉन्ग ड्यूरेशन का रेस करा सकते हैं, स्प्रिंट लगा सकते हैं, या कोई रिक्रेशनल गेम करा सकते हैं। इस टाइप की एक्टिविटी आप कुछ भी, आप जॉगिंग करा लीजिए, वॉकिंग करा लीजिए, इस टाइप की कोई भी इवेंट करा सकते हैं। वो जनरल प्रिपरेशन हुआ। जनरल प्रिपरेशन मीन्स ये है कि खिलाड़ी को स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेने के लिए, स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए तैयार होना, जैसे जनरल वार्म अप कहा जाता है। तो जनरल वार्म अप का मतलब यही हो गया कि जनरल प्रिपरेशन उसको बोल सकते हैं कि बॉडी को उस एक्टिविटी को करने के लिए प्रिपेयर होना, बॉडी को उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग तैयार होने के लिए कि हमको स्पेसिफिक फुटबॉल के लिए हमको ट्रेनिंग लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी को क्या करना है, तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंग तैयार करना होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। इट मीन्स ये कि अगर किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग दे रहा है कोच, या कोई खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहा है, तो इस सिद्धांत को फॉलो करना है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि उसके अंदर किसी एक्टिविटी को, किसी स्किल्स को करते समय उसको, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा स्किल का, वो सेफ्टी मोड में हो और प्रिवेंटिव मोड में हो। यानी कि जब तक किसी स्किल को आप करेक्शन मोड में, जैसे एक होता है कि किसी स्किल को आप करते हैं, तो स्किल को करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन में करना चाहिए। सपोज दैट मैं पुश पास सिखा रहा हूं फुटबॉल में, तो पुश पास करते समय जिस जिस पैर से बॉल को पुश करते हैं, या जो दूसरा पैर का पोजीशन होता है, या पुश पास करने के बाद जो पोजीशन होता है, चाहे स्टांस कहिए या फॉलो थ्रो या एग्जीक्यूशन, तो इसमें सेफ्टी का मतलब यह है कि अगर आप प्रॉपर टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर स्किल्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं,
तो जैसे आप फुटबॉल खेल लीजिए, कभी जो नॉन फुटबॉलर है या किसी भी गेम को आप करा लीजिए, देखिए वहां सबसे ज्यादा इंजुरी होती है। इसका मतलब ये है कि जो उस गेम का नॉन प्लेयर है वो क्या करता है, उसको स्किल्स नहीं पता होती है, उसको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता होता है, इस वजह से वो उसको इंजुरी ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है वो खिलाड़ी प्रॉपर ट्रेनिंग ना लिया हो, या हम ये कह सकते हैं कि कोच के द्वारा ट्रेनिंग दी गई तो उसको वो चीजें समझ में नहीं आई हो, या उसको गलत तरीके से समझा दिया गया हो। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि उसके स्किल्स और उसके टेक्निक्स के जो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं वो अगर एक्चुअल में नहीं है जिस स्कूल को जैसे स्किल को करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी सेफ्टी नहीं है, उसको कहीं ना कहीं इंजुरी हो सकती है, और कहीं ना कहीं उसको इस टाइप के प्रॉब्लम से उसको सामना करना पड़ेगा। तो ये इस ट्रेनिंग के अगर सेफ्टी और इसकी बात करें प्रिवेंशन की, तो ये इसका मतलब ये है कि